गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम। इससे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रम था अपना, घूर्णन स्पेक्ट्रम, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। हिंदी में हम इसको बोलेंगे कंपन स्पेक्ट्रम। इसी का नाम क्या है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को ही हम क्या बोलते हैं? आईआर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगी जिसमें हमें कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसका नाम हो जाएगा कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी का नाम आईआर स्पेक्ट्रम है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे समझ में? तो हम इसमें क्या बोलेंगे? देखो, इसमें हम बोलेंगे कि कंपन, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो प्रकाश का जो आईआर रीजन होता है, अवरक्त क्षेत्र या इंफ्रारेड रीजन से, इनकी जो विकिरणें होती है उनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। एनर्जी क्या रहेगी? इनकी उच्च ऊर्जा रहेगी। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि जब कोई भी मॉलिक्यूल है वो आईआर क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है, तो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं में और बंधों में क्या होने लगते हैं? कंपन होने लगते हैं। जब कोई भी मॉलिक्यूल है वो आईआर रीजन से या अवरक्त क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करता है, तो उन विकिरणों का अवशोषण करने से उस अणु के जो परमाणु है या उस अणु में जितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है उनमें कंपन या वाइब्रेशन होने लगता है। और वो कंपन या वाइब्रेशन होने से हमें वहां पे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे कंपन स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये आईआर रीजन में प्राप्त हो रहा है, इस कारण से इसका नाम आईआर स्पेक्ट्रम भी हो जाएगा। और ये जो स्पेक्ट्रम है कंपन स्पेक्ट्रम, कंपन स्पेक्ट्रम की तरह जब हम किसी मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तब उसको नाम रखेंगे हम कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और चूंकि इसका नाम आईआर स्पेक्ट्रम भी है, इस कारण से इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह देंगे। तो कंपन स्पेक्ट्रम आईआर स्पेक्ट्रम एक ही बात है, और कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है इसमें आईआर रीजन की बात, तो वो देखें। आईआर रीजन के लिए क्या आएगा कि आईआर रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आईआर रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो रहेगा इसके अंदर नॉर्मल आईआर रीजन, सेकंड सीधा ही हम क्या लिखेंगे? आईआर रीजन, और थर्ड लिखेंगे हम फार, या फिर इसका नाम हम नियर रख देते हैं। नॉर्मल इसको बोल देंगे हम, इसको रख देंगे हम नियर आईआर रीजन, इसको बोलेंगे हम नॉर्मल या सीधा ही आईआर रीजन, और इसका नाम रखेंगे हम फार आईआर रीजन। अब इनके हिंदी में नाम देखो। हिंदी में इसको बोलेंगे निकट स्थित आईआर क्षेत्र, इसको बोलेंगे आईआर क्षेत्र या सामान्य आईआर क्षेत्र, और इसको बोलेंगे हम दूर या सुदूर स्थित आईआर रीजन। अब इनकी बात आती है लैम्डा वेवलेंथ की, कि कौन से रीजन की वेवलेंथ की जो लिमिट होती है प्रास है वो कहाँ तक रहेगी। तो नियर आईआर रीजन की कितनी रहेगी? 0.7 से 2.5 माइक्रोमीटर तक की होती है। इस वाले की कितनी रहेगी? 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक की रहेगी। और फार वाले की रहेगी 15 माइक्रोमीटर से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक की रेंज वो होती है। ऐसे होते हैं ये आईआर रीजन में। तो ये वाला तो क्या होता है? नियर आईआर, और ये वाला होता है नॉर्मल आईआर, और ये होता है फार आईआर। तो यहाँ पे हम 0.7, 2.5, 15 और 50 ये रहेगी इसकी लिमिट, किसकी? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य की। उसके बाद देखिए इसमें यदि हम इसकी तरंग संख्या की बात करें, तरंग संख्या की प्रास इसकी रहेगी 14,290 से लेकर के 4,000 सेमी इनवर्स तक की रहेगी। फिर इसकी होती है 4,000 सेमी इनवर्स से लेकर के 700 सेमी इनवर्स तक की। और इसकी जो वेव नंबर तरंग संख्या है, इसकी प्रास रहेगी 700 से लेकर के 200 सेमी इनवर्स तक की। एक तो आपको हालांकि वेव नंबर तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये जो वेवलेंथ की प्रास है यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की प्रास है वो पूछी हुई है। ये तो एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आया कि आईआर रीजन की वेवलेंथ प्रास कितनी रहेगी, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे कि 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर के
50 माइक्रोमीटर तक की परास है वो किसकी रहेगी, IR रीजन या अवरक्त क्षेत्र की रहेगी। ठीक है, ये था आपके नॉर्मल इंट्रोडक्शन इसमें कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे और IR रीजन की परास है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इसके अंदर फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे हम इसमें, फिंगरप्रिंट रीजन। देखें नेक्स्ट इसी ये चल रहा है अपना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन। हिंदी में इसका नाम क्या रहेगा, अंगुली अक्षाप क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंगुली अक्षाप ठीक है। अब देखें, अब इसमें आता है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4000 सेमी इनवर्स से लेकर के 600 सेमी इनवर्स तक का क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यदि IR क्षेत्र में 4000 से लेकर के 600 सेमी इनवर्स किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वेव नंबर या तरंग संख्या की वैल्यू वो दी हुई है। ठीक है, यानी कि IR क्षेत्र में यदि मॉलिक्यूल इतनी 4000 से लेके 600 सेमी इनवर्स तक के क्षेत्र में रेडिएशंस का अवशोषण करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, उस क्रियात्मक समूह के कारण वहां पे वे एक अवशोषण बैंड का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल्स है वो IR रीजन के 4000 से 600 सेमी इनवर्स तक के रीजन में विकिरणों का अवशोषण करते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में जो क्रियात्मक समूह है जैसे कीटोनिक समूह है, कार्बोनिल समूह है, एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपने में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप का वो क्या करते हैं, वहां पे एक अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। क्योंकि इस रीजन से विकिरणों का अवशोषण करेंगे तो जो बैंड प्राप्त होगी स्पेक्ट्रम में, जो ऐसे लाइन प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अवशोषण बैंड के नाम से जानेंगे। अब मॉलिक्यूल्स में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उन फंक्शनल ग्रुप के कारण जो अवशोषण बैंड बनती है वो 4000 से 600 सेमी इनवर्स के बीच का जो रीजन है उसमें ही विकिरणों के अवशोषण करने से बनती है। इस कारण से इस रीजन को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन या इसी का हिंदी में नाम हो जाएगा क्रियात्मक समूह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानेंगे हम, क्रियात्मक समूह क्षेत्र। क्योंकि अपने फंक्शनल ग्रुप के कारण से वो इसी रीजन में क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कारण इसी रीजन में बैंड बनती है, इस कारण से इसका नाम क्या रहेगा, क्रियात्मक समूह क्षेत्र रहेगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं क्रियात्मक समूह क्षेत्र वाली वेवलेंथ रेंज है। उसके बाद में देखें इसी के अंदर क्या रहेगा नेक्स्ट। इसके अलावा यदि IR रीजन में जो 1400 से लेकर के 600 सेमी इनवर्स तक का, इसी में तो आ गया ना, इसी के बीच में ये वाली रेंज, तो 1400 से लेके 600 सेमी इनवर्स वेव नंबर वाला जो रीजन है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कंपन करते हैं। कंपन के कारण से यहाँ पे क्या प्राप्त होते हैं, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इस 1400 से 600 सेमी इनवर्स के अंदर भी एक मेन रीजन होता है, यहाँ पे 1460 से लेकर के 930 सेमी इनवर्स तक का जो क्षेत्र होता है उसमें भी विकिरणें क्या करती हैं, विकिरणों का अवशोषण होने से वहां पे 1430 ये है और ये 910 है, ऐसे है। ठीक है, इस रीजन में से ये निकालेंगे, स्पेसिफिक ये कर दिया कि इसमें से भी ये जो विकिरणें हैं इस क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करने से मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपन होते हैं। बहुत सारे कंपन होने से वहां पे कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है, जटिल स्पेक्ट्रा प्राप्त हो। क्यों, क्योंकि इस रीजन में जब विकिरणों का अवशोषण किया जाएगा मॉलिक्यूल्स के द्वारा तो उसमें विभिन्न प्रकार के कंपन होंगे। विभिन्न प्रकार के कंपन होने से यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होगा, जटिल प्राप्त होगा। तब हम कहेंगे कि ये जो रीजन होता है IR रीजन, IR क्षेत्र का 1430 से 910 सेमी इनवर्स तक का क्षेत्र,
इस क्षेत्र में कोई भी दो ऐसे मॉलिक्यूल जो लगभग समान हों, जो लगभग समानता दर्शाते हैं, जैसे कि कोई भी दो इनैंशियोमर है, आपस में प्रतिबिंब समावे भी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, केवल उनके जो 3D में स्ट्रक्चर बनती है उसमें क्या है, समूह इधर उधर है, बाकी सेम रहेगा इसके अंदर। तो आपस में एकदम से समानता रखने वाले जो प्रतिबिंब समावेवी होते हैं उनके अवशोषण स्पेक्ट्रा भी इस रीजन में क्या बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। तो ये जो IR स्पेक्ट्रा का ये जो रीजन होता है 1430 से 910 सेमी इनवर्स वाला, इस रीजन में हम आपस में समानता रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें भी हम आसानी से विभेद कर सकते हैं, बता सकते हैं इनमें कि ये दोनों क्या है, अलग अलग है। बाकी कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो उसमें दो प्रतिबिंब समावेवी होते हैं, उनका जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो सेम बनेगा, लेकिन IR रीजन का जो ये रीजन होता है यार स्पेक्ट्रम का 1430 से 910 सेमी इनवर्स का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपस में एकदम समानता दर्शाने वाले मॉलिक्यूल्स का अवशोषण स्पेक्ट्रा अलग अलग प्राप्त होता है। जिस प्रकार से किसी भी मनुष्य के दोनों हाथों की छाप है वो एक जैसी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से कोई भी दो मॉलिक्यूल का चाहे वो आपस में कितनी भी समानता क्यों ना रखते हो, उन दोनों मॉलिक्यूल्स का इस रीजन में बनने वाला IR स्पेक्ट्रा कभी भी समान प्राप्त नहीं होता है। इस कारण से इस रीजन को यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली अक्षाप अक्षेत्र कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये वाली रेंज भी सही है फिंगरप्रिंट के लिए, एकदम एग्जैक्ट पूछे तो ये वाली सही रहेगी, ठीक है, तब इसका नाम रह गया फिंगरप्रिंट रीजन। ये बनेगा आपका IR स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट रीजन। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट इसमें रहेगा कि IR स्पेक्ट्रम के लिए जो कंडीशंस हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स IR स्पेक्ट्रम दर्शाएंगे और IR स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं कौन कौन सी रहेगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो IR स्पेक्ट्रम दर्शाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं वो देखें यहाँ पे कौन कौन सी रहेगी आवश्यक शर्तें। तो फर्स्ट, कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो IR स्पेक्ट्रम दर्शाए, शो करे, इसके लिए आवश्यक है कि वो निम्नलिखित दो कंडीशंस को क्या करे, फॉलो करे। दोनों कंडीशन कौन कौन सी रहेगी, तो फर्स्ट कंडीशन रहेगी कि विकिरणों की आवृत्ति और अणु के कंपन की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये तो है अणु के कंपन की आवृत्ति और ये हो जाएगी विकिरणों की आवृत्ति, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रम दर्शाए उसके लिए आवश्यक है कि उस मॉलिक्यूल की कंपन की आवृत्ति उससे टकराने वाली IR विकिरणों की आवृत्ति के क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तब तो वो मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रम दर्शाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता है, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन है IR स्पेक्ट्रम शो करने के लिए किसी मॉलिक्यूल की, वो रहेगी यहाँ पे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल कंपन होता है किसी मॉलिक्यूल में IR स्पेक्ट्रम से विकिरणों का अवशोषण करने के बाद, तो कंपन होने से उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट में क्या आता है, चेंज आता है। उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट या तो कम हो जाएगा कंपन होने से, या फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा कब होगा, जब मॉलिक्यूल में पहले से क्या हो, कुछ थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट हो। मॉलिक्यूल में यदि पहले से एक डाइपोल मोमेंट है तब तो कंपन होने से वो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यदि मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट पहले से जीरो है, जीरो होने का मतलब क्या है कि वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय है। तो पहले से ही जीरो है, उसमें तो कोई कम ज्यादा होगा ही नहीं, कम ज्यादा नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, IR इनएक्टिव बनेगा, ठीक है। और यदि किसी मॉलिक्यूल में पहले से मतलब कि डाइपोल मोमेंट जिसका जीरो नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डाइपोल मोमेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। वो पहले से कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा तो उस मॉलिक्यूल में कंपन होने से उसका डाइपोल मोमेंट चेंज होकर कम या ज्यादा हो जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, IR एक्टिव रहेंगे। तो IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स में क्या आएंगे, जिनके लिए कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, जो पोलर होते हैं। और नॉन पोलर के एग्जांपल हो जाएंगे H2 है, C2 है, N2 है, O2 है। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या नॉन पोलर है, तो ये IR क्या होते हैं, इनएक्टिव में,
ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, IR एक्टिव होंगे। जो इनका दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं वो IR इनएक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी सरल आवर्त दोलक के ऊर्जा स्तर है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जो एक स्प्रिंग से, इसका जो बॉन्ड है उसको हम एक स्प्रिंग जैसा मान रहे हैं, AB से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इसके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस R, साम्यावस्था में इस समय मॉलिक्यूल। अब इस पे हम दो कंडीशन कर सकते हैं, और यदि हम क्या करेंगे, इसको हम दबा दें स्प्रिंग को, दोनों मॉलिक्यूल्स को इस मॉलिक्यूल से दोनों एटम्स को दबाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मान लीजिए दूरी कम होके इतनी होगी, ये हो गया ये कंडीशन भी कर दें कि हम इनको पकड़ के खींचेंगे तो क्या होंगे, ये बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तब ये बन जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे B वाला मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या आ गया, A वाला मॉलिक्यूल। तो ये नॉर्मल कंडीशन थी किसी मॉलिक्यूल की, बॉन्ड को यहाँ पे स्प्रिंग से शो किया हुआ है, दबाएंगे तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा और खींचेंगे तो बॉन्ड है वो बड़ा हो जाएगा। स्प्रिंग इस प्रकार से खींच जाएगी। ठीक है, ये दबी हुई अवस्था है और ये खींची हुई अवस्था है इसकी। अब ये मॉलिक्यूल्स की दूरी क्या है, RE, इसको मान लेंगे हम RE या फिर R डैश बोल देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस उसको, और यहाँ वाली डिस्टेंस को हम R डबल डैश बोल देंगे। ये मॉलिक्यूल इस कंडीशन में जब मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम एक दूसरे से साम्यावस्था दूरी RE को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस साम्यावस्था दूरी पे होते हैं, उस समय मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। उसके बाद जब भी हम इस दोनों मॉलिक्यूल्स को दबाएंगे बॉन्ड छोटा होगा, तो इस कंडीशन में भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इस कंडीशन में भी क्या होता है, एनर्जी प्रतिकर्षण के कारण से इस कंडीशन में भी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एनर्जी सबसे कम कौन सी कंडीशन में रहेगी, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। और जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होती है जिस कंडीशन में, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और इन दोनों कंडीशन है, दबी हुई अवस्था और खींची हुई अवस्था, दोनों ही कंडीशन में एनर्जी क्या ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, तो इनकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले तो दोनों यहाँ पे प्रेजेंट थे, साम्यावस्था दूरी पे स्थायी थे, फिर एक बार हमने इसको खींच दिया, एक बार बढ़ा दिया, दो कंडीशन है वो इसकी बना दी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें बोल जाएगा कि सिस्टम की एनर्जी मिनिमम या न्यूनतम तभी होती है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, उसी कंडीशन में ये मॉलिक्यूल या सिस्टम क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। उसके बाद देखें इसके अंदर हम क्या होगा कि हुक के नियम को यदि हम इसके ऊपर लागू करें, हुक नियम को, हुक के नियमानुसार यहाँ पे जो बल लगता है जब इनको हम दबाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स को या इनको हम खींचते हैं, तब इनके ऊपर लगने वाला जो बल है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियमानुसार यहाँ पे लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल होता है, वो रहेगा माइनस में के आर माइनस में आर। ये आर ई, ये पूरी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोल रहे हैं। के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। तो इस वाले समीकरण को हम एक नंबर नाम देंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे जहाँ के क्या हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट यानी बल नियतांक के नाम से जाना जाएगा। और ये यहाँ पे हो जाएगी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस साइन का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि बल है वो विस्थापन के, डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में कार्य करता है। माइनस साइन का मतलब क्या रहेगा कि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट साइड में वर्क करता है।
ये लिख लिया हमने। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सिस्टम की क्या देखेंगे, हम एनर्जी देखेंगे। तो सिस्टम की एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होती है, ऊर्जा, इसको हम बोलेंगे ऊर्जा क्या होती है, बल, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, आर ई से दबाएंगे तो आर डैश हो जाएगी, तो आर ई और आर डैश के बीच में डिस्टेंस जो है, डिफरेंस हुआ है, डिस्टेंस में चेंज जितना हुआ उसको डी आर से लिख देंगे। चाहे हम उसको खींचे तो वो आर ई से क्या बनेगी, आर डबल डैश होगी, वो डिफरेंस भी क्या होगा, डी आर के बराबर होगा। वो डिस्टेंस में रखा जाए तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो समाकलन करेंगे हम माइनस के 0 से आर ई तक की सीमा में, तो एफ डी आर। अब एफ की वैल्यू है वो हम रख देंगे यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, E इज इक्वल टू माइनस में 0 से लेके आर ई माइनस आर तक, आर ई माइनस आर तक समाकलन करेंगे तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे के आर माइनस आर ई डी आर, समीकरण नंबर 3। उसके बाद में समीकरण नंबर 3 है, उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, नेक्स्ट जो समीकरण प्राप्त होगी उसमें एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ के आर माइनस आर ई माइनस आर की स्क्वायर, ये बनेगी समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 4 में जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या रहेगी, एनर्जी की वैल्यू रहेगी आर माइनस आर ई, सॉरी आर माइनस आर ई की स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 4 है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी के बारे में बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसके अंदर यहाँ पे जो कंपन होता है अणुओं में, उस कंपन की आवृत्ति को हम डब्लू ओसिलेटर, ओसिलेटर है दोलक है, उसके कंपन की आवृत्ति को ओमेगा ओवर सी को हम किससे शो करेंगे, 1 में 2 पाई रूट में के अपॉन में म्यू, इससे शो करेंगे। ये होती है इसमें कंपन की आवृत्ति, किस में प्राप्त होगी, हमें हर्ट्ज में प्राप्त होगी। यदि हमें कंपन की इसी आवृत्ति को सेमी इनवर्स में प्राप्त करना हो तो सेमी इनवर्स में प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, डब्लू ई ओमेगा ई इज इक्वल टू ओमेगा ओ एस सी अपॉन में सी आ जाएगा। तो ये आएगी अपनी सेमी इनवर्स में, ये भी आवृत्ति है कंपन की और ये भी आवृत्ति है, ये हर्ट्ज में प्राप्त होती है और ये सेमी इनवर्स में प्राप्त होगी। अब इसमें हम यहाँ पे ओमेगा ओ एस सी की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या प्राप्त होगी अपने को, 1 में 2 पाई सी और रूट में के अपॉन में म्यू। अब इस समीकरण में जो के है वो तो अपने को पता है, ये क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा, और ये जो म्यू है वो यहाँ पे ये सेमी इनवर्स में आई है अपने, म्यू हो जाएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल का या सिस्टम का रिड्यूस्ड मास, समानी द्रव्यमान, जिसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 के बराबर रहेगी। तो ये रहेगी यहाँ पे कंपन की आवृत्ति। तो इसे हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की आवृत्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमें कंपन की आवृत्ति यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपना क्या रहेगा, कंपन की आवृत्ति के बाद में सरल आवर्त दोलक की हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी में डिफरेंस होता है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी में चेंज है वो किसके बराबर में होता है, डेल ई इज इक्वल टू एच। दो एनर्जी लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है उसको एच न्यू से ज्ञात करेंगे, जहाँ पे न्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और एच क्या रहेगा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है वो रहेगा। ये रहेगा वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल। और उसके बाद में जो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे हम, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल था वैसे ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल है। इसमें क्या आएगा कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो कंपन होते हैं वो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में होते हैं। कंपन होने से मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक लेवल से दूसरे में निकटवर्ती लेवल में चले जाएंगे, लेकिन उच्च ऊर्जा वाले लेवल में नहीं जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। ठीक है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार केवल वे संक्रमण ही अलाउड या अनुमत होते हैं
जो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में होते हैं। तो इसके लिए सिलेक्शन रूल को एक नंबर में लिखेंगे हम, डेल न्यू इज इक्वल टू ±1। ठीक है। अब यदि हम इसमें ये मान लें कि यहाँ पे जो एनर्जी थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, उसके जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं, तो तब वहां पे एनर्जी को हम इस फॉर्म में प्रदर्शित करेंगे। अब इसके अंदर जो ये म्यू है वो क्या रहेगा, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, कंपन क्वांटम संख्या है, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 आगे कुछ भी हो सकती है। इस समीकरण में यदि हम डब्ल्यू ओमेगा ओ एस सी की जगह इसकी वैल्यू रख दें तो ओमेगा ओ एस सी की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2 रूट में के अपॉन में म्यू, वैल्यू हर्ट्ज वाली रखनी है। डब्ल्यू ओ एस सी लिखा हो तब तो हर्ट्ज वाले लिखेंगे, और डब्ल्यू ई लिखा हुआ हो तब हम कौन सी लिखेंगे, सेमी इनवर्स वाली, जो कि रहेगी इस प्रकार से। इस फॉर्मूले में ये रखी हुई है तो हम ये लिख देंगे, वैल्यू ये रखेंगे तो ये वाली प्राप्त होगी। यदि फिर हम चलते हैं इसमें लेवल से, यहाँ पे लेवल्स को जे के नाम से नहीं रखा हुआ है, इस रोटेशनल में जे इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे लेवल बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पे लेवल्स को म्यू से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला लेवल क्या रहेगा, म्यू इज इक्वल टू 0 था, ये रखेंगे हम। अब इस समीकरण में म्यू की जगह हम 0 रख देते तो अपने उस समीकरण प्राप्त होगी ये वाली 1/2 ओमेगा ओ एस सी। ऊर्जा के इस मान को, सबसे नीचे वाला लेवल है ना, यहाँ पे ऐसे लेवल बढ़ते जा रहे, ये हम म्यू बराबर 0 1 2, तो सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है उसकी एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी, और हिंदी में इसका नाम रहेगा शून्य बिंदु ऊर्जा। आ गया समझ में। तो सबसे नीचे वाले लेवल्स की एनर्जी होगी शून्य बिंदु ऊर्जा, और जिसका मान सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए रहेगा 12 ओमेगा ओ एस सी। ठीक है, ये था आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना।